वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर होकर आपका हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो उस यंग जनरेशन के लिए है जो जॉब की तलाश में है, कहीं जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं, रिटन में पास हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में शायद उनको सफलता नहीं मिलती। फ्रेंड्स, क्या आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली तैयार हैं? आज इसी चंद बिंदुओं पर मैं युवा पीढ़ी के लाभार्थ के लिए एक वीडियो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि कोई भी एक मेरा युवा मित्र लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने जा रहा है, यह एक बहुत सामान्य सी बात है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनिवर्सिटी हो, ऑलरेडी चूंकि सिलेक्शन कमेटी का टाइम वेस्ट ना हो, आपको सिलेक्शन कमेटी के बाहर एक चेयर पर बैठा के रखा जाता है। जब अंदर जाने के लिए कहा जाए, यह स्वाभाविक बात है, चाहे गेट खोल दे कोई हेल्पर या आप स्वयं खोलें, मे आई कम इन सर, यह सबसे पहले जरूर एक आपका उद्बोधन होना चाहिए। उसके बाद जो भी समय है, गुड मॉर्निंग यू ऑल सर्स, गुड आफ्टरनून यू ऑल सर्स, गुड इवनिंग यू ऑल सर्स, आत्मविश्वास से बोलें, लेकिन विनम्रता से बोलें। आप कुर्सी तब तक ग्रहण नहीं करें जब तक आपको बैठने के लिए कहा नहीं जाता है। ये चंद बिंदु ऐसे हैं, मैं समझता हूं, जो एक वाइटल रिक्वायरमेंट है किसी भी कैंडिडेट के इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। अब अगला नंबर आता है, जब आप चेयर पर बैठ जाते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। यदि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया तो जो आप बता सकते थे वो भी बताने की कंडीशन में नहीं होंगे। कई बार एक्सपर्ट फेस एक्सप्रेशन को देखकर ये ऑफर करते हैं, हर कैंडिडेट के सामने एक पानी का गिलास रखा जाता है और एक्सपर्ट ये कहते हैं प्लीज फील कंफर्टेबल। कभी भी एक्सपर्ट नहीं ये कहते कि डोंट ड्रिंक वाटर, डोंट हैव एनी वाटर, आप पानी पीजिए, आप कंफर्टेबल हो जाइए, फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे। अब जब प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है, यदि कोई पीएचडी कैंडिडेट है और वो अपनी थीसिस लेके इंटरव्यू में नहीं गया, मैं माफी के साथ कह देता हूं, यदि मैं एक्सपर्ट होता हूं तो मैं आधी नेगेटिव मार्किंग तो वहीं कर देता हूं। यदि आप लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी थीसिस साथ में नहीं है, यह एक आपका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आप जानते हैं कि पीएचडी करने में कितनी मेहनत लगती है और वहां आपसे पीएचडी के चंद प्रश्न किए जाते हैं। यदि आपके पास थीसिस नहीं होगी तो आपका और आपकी थीसिस का असेसमेंट कैसा होगा? नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने कई सिलेक्शन कमेटीज में ये नोट किया है, क्या आपको अपने थीसिस का टाइटल भी याद नहीं होगा? मैंने 1986 में थीसिस सबमिट की थी और मुझसे पूछा जाए, मेरी थीसिस का टाइटल था डेरिवेटिव्स ऑफ निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम विद एल्काइलिन डाइथायोफॉस्फेट लिगेंड्स। ये आप अपना टाइटल पूछा जाए, आत्मविश्वास के साथ बोलें, केवल टाइटल बोलें, आगे कुछ ना बोलें। उसके बाद पूछा जाता है डू यू हैव एनी रिसर्च पब्लिकेशन। उस समय आपके हाथ में जो फोल्डर हो थीसिस के साथ, उसमें आप कोशिश कीजिए कि हर रिसर्च पेपर की 3 या 4 या 5 कॉपी रखें, ताकि जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं आप उनको एक एक दे सकें। यदि आपके पास नहीं है, 2-2 कॉपी भी हैं, तो भी वो लोग इतना शेयर कर लेते हैं। लेकिन जो रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है, क्या आप उसका टाइटल सही तरह जानते हैं? डू यू रिमेंबर द टाइटल ऑफ योर पेपर? सबसे पहला पॉइंट यह है, जिस तरह थीसिस का टाइटल याद होना चाहिए, उसी तरह आपको रिसर्च पेपर जो आपने पब्लिश किया है टाइटल याद होना चाहिए। किस जर्नल में आपने पब्लिश किया है, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया है, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में किया है, एंग्यूवांटे केमी में किया है, या इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री आईजीसी में किया है,
या रॉयल सोसाइटी के किसी डेल्टन ट्रांजेक्शन, फेरारी ट्रांजेक्शन या परकिन ट्रांजेक्शन में किया है। आपको मालूम होना चाहिए जर्नल का नाम क्या है और जर्नल कहां से निकलता है। अति दुर्भाग्य के साथ मैं कह रहा हूं, आजकल रिसर्च पब्लिकेशन केवल एक रिचुअल बन के रह गया है। कई ऐसे रिसर्च जर्नल हैं जिनका कोई इंपैक्ट फैक्टर नहीं है, नॉन रेफर्ड जर्नल कहा जाता है। यदि आपने उसमें पेपर पब्लिश किए हैं, कम से कम आपको यह तो मालूम होना चाहिए जर्नल का नाम क्या है, कहां से जर्नल पब्लिश होता है, भोपाल से होता है या दिल्ली से होता है, पूना से होता है, नागपुर से होता है, यह जानकारी होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि यदि आपने नॉन रेफर्ड जर्नल में पेपर पब्लिश करा है, यदि आपने पब्लिश किया है और आपके बायोडेटा में लगा हुआ है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कहां से पब्लिश होता है, उसका इंपैक्ट फैक्टर क्या है। आजकल ये पूछा जाता है आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, बेस्ट रिसर्च पेपर का आप इंपैक्ट फैक्टर बताइए। आप बता सकते हैं जो भी बेस्ट हो, 1.5, 3.5, 9.5, वॉट एवर इंपैक्ट फैक्टर आप बताइए। अगला क्वेश्चन अक्सर यह पूछा जाता है इंपैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। एक मैंने पूरा अपने चैनल पे वीडियो ही अपलोड इसी पे किया था, इंपैक्ट फैक्टर लो, एवरेज और हायर, उसमें कैलकुलेशन बताई थी। कौन सा जर्नल विश्व का सर्वश्रेष्ठ जर्नल है, टॉप 2 और 3 जर्नल्स के आपको नाम याद होने चाहिए। इंडिया से कौन कौन से जर्नल पब्लिश होते हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, चाहे वो इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री CSIR का हो या जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी हो, और वॉट एवर जर्नल यू हैव प्रेफर्ड टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर, एटलीस्ट यू मस्ट नो the name of the journal. I don't say you remember the ISSN number. I will never say, and place from which that is published. अपनी रिसर्च को डिफेंड करने का आपका प्रयास होना चाहिए। जो कुछ क्वेश्चन किए जाएं, यदि आपने NMR रिपोर्ट किए हैं, कहां से NMR करवाए हैं, कितने मेगाहर्ट्ज पे आपने करवाए हैं, और NMR के एनालिसिस, इसकी जानकारी पूरी आपको होनी चाहिए। यदि आपने सेम और टेम स्टडीज इंक्लूड की हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, कहां से आपने सेम और टेम करवाए हैं और मॉर्फोलॉजी में क्या कंक्लूजन आपने निकाला है। जितना आप डिफेंड करेंगे, नेचुरली एक्सपर्ट आपसे और क्वेश्चन पूछते जाएंगे, लेकिन जितना आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देंगे, उतनी ही आपकी सिलेक्शन होने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। जब लेक्चरशिप के लिए जाते हैं, तब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यह बात सही है, यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, कई लोग ऐसे हैं 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, स्लेट कह दूं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो केवल एक स्टेट में ही वैलिड होता है, नेट पूरे इंडिया में वैलिड है। आपको बेसिक क्वेश्चंस यदि नहीं मालूम, तो फिर आपका नेट क्वालिफिकेशन आपके सिलेक्शन में कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस की बात करूं, सबसे पहले मैं बिब्लियोग्राफी की बात करता हूं। आप जब भी MSc, नेट और PhD करने के बाद सिलेक्शन कमेटी के सामने जाते हैं, आपसे प्रश्न किया जाता है, आप इनऑर्गेनिक की 3 या 4 अच्छी बुक्स के नाम बताइए। आपको मालूम होना चाहिए एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉटन एंड विल्किंसन, Chemistry of Elements by Greenwood and Ansha, Concise Inorganic Chemistry by G.D. Lee, Huey, R.S. Deco, etc. ऑर्गेनिक की बात की जाए, आपको मालूम होना चाहिए मॉरिसन एंड बॉयड इन रिएक्शन मैकेनिज्म, जेरी मार्च इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय सिल्वरस्टीन और बाय P.S. कल्सी or by John Dyer. Reaction mechanism, again I will emphatically say reaction mechanism in organic chemistry by Mukherjee and Singh, a very good Indian author's book. कई बार क्वेश्चन किया जाता है, मैं ही कई बार कर लेता हूं, यदि आपको मॉरिसन बॉयड अच्छी लगती है, क्यों लगती है,
आपके पास वैलिड उसका रीजन होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी आपको याद होनी चाहिए। जब केमिस्ट्री की बात आती है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, चाहे आपने ग्रेफीन पे रिसर्च की है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे की है, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे की है, नैनो पार्टिकल्स पे की है, लेकिन जब आप लेक्चर के इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपसे ये आशा की जा रही है आप बीएससी और एमएससी के विद्यार्थियों को रसायन शास्त्र में निपुण बनाएंगे अपने शिक्षण के माध्यम से। कुछ केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री प्रश्न कहीं से भी किया जा सकता है, यह बात सही है, लेकिन क्या आपको केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी होनी चाहिए या नहीं? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन वांडरवाल फोर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए या नहीं? बीएससी में बहुत कॉमन होती। कई बार बोर्ड रखा रहता है और आपसे कहा जाता है कि आप एक 10 मिनट का या 5 मिनट का लेक्चर दीजिए। वो आपका वास्तविक निर्णायक होता है, आप कितने कॉन्फिडेंस से, कितने आत्मविश्वास से बोर्ड पर आप पढ़ाते हैं। एक कोई ऐसा टॉपिक आप तैयार करके जाएं, चाहे यदि आप लेक्चरशिप के लिए जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन आप तैयार करके जाएं, थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी तैयार करके जाएं, एनएमआर तैयार करके जाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ाने के लिए ले रहे हैं उस पर आपकी पूरी मास्टरी होनी चाहिए। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आपसे पूछ लिया जाए, आपको उसका उत्तर मालूम होना चाहिए। यदि आपने, मैं मानता हूं, मैं खुद इस फेवर में रहता हूं कि बोर्ड जरूर होना चाहिए, ताकि किसी भी कैंडिडेट के टीचिंग, एक्सप्रेशन और उसकी आवाज की क्वालिटी के बारे में गेस किया जा सके। कई बार इंटरव्यू में बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है कि आवाज कैंडिडेट की इतनी स्लो होती है कि वो यदि 4 फीट की दूरी पे बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो उसकी आवाज एक्सपर्ट तक नहीं आती। नहीं, आपकी आवाज मजबूत हो, इतनी हो कि एक्सपर्ट आसानी से सुन सके। प्रैक्टिकल जो आपसे एक्सपेक्टेड है बीएससी और एमएससी में, उसकी न्यूनतम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप एलिमेंट डिटेक्शन के लिए एलएस बनाते हैं, लसानी सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, और यदि एलएस में आप नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे हैं, जो कलर चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है? यदि आप सल्फर का टेस्ट कर रहे हैं, सोडियम नाइट्रोफोसाइड डालने पे वायलेट कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है? कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके टेस्ट आपको याद होने चाहिए, चाहे नाइट्रो ग्रुप हो, एमिनो ग्रुप हो, कीटो ग्रुप हो। और मैंने कह दिया केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आके जुड़ जाता है। आप अपने आप को सिलेक्शन कमेटी में किस तरह प्रस्तुत करते हैं, ये आपकी छवि और आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। लास्ट में मैं एक बात फिर कह रहा हूं, माफी के साथ कह रहा हूं, विनम्र बन के जाइए, लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर होकर जाइए। इतने भी आत्मविश्वासी नहीं बनिए कि यदि आप किसी क्वेश्चन का गलत उत्तर दे रहे हैं तो आप उस पर अडिग हो जाएं। कई बार ऐसा होता है, यह मैं बात बहुत सावधानी से आपसे कह रहा हूं, कृपया ध्यान से सुन लीजिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही होता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ। आप एक बार कहिए कि सर आई हैव रेड इट। कहां पढ़ा आपने? आप उस बुक का रेफरेंस दीजिए। सपोज एक सिंपल क्वेश्चन कर लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CW एंड FT-NMR? मैं समझता हूं आपको सिल्वरस्टीन, मॉरिसन बॉयड में कह रहा हूं और सिल्वरस्टीन उसमें मिल जाएगा। हो सकता है कुछ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट आपसे एग्री ना करें, आप रेफरेंस दीजिए। उसके बाद यदि वो कहें ये सही है तो आप कह दीजिए यस सर, आई एम सॉरी सर, आई माइट बी रॉन्ग। नेवर आर्ग्यू अगेंस्ट सिलेक्शन कमिटी। ये मैं आपको सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। आप कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन यदि एक्सपर्ट, वैसे आईएएस में भी साइकोलॉजिस्ट बैठाए जाते हैं, जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं, कहीं आप इरिटेट तो नहीं हो रहे। और मैं फिर कहूंगा, साक्षात्कार का पहला बिंदु ही यही है, पूरा आत्मविश्वास और पूरी विनम्रता। यदि विनम्रता है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आप फेल रहेंगे। और यदि आत्मविश्वास है और विनम्रता नहीं, तब आप, विनम्रता और आत्मविश्वास दोनों के संगम से ही आपकी
पर्सनैलिटी की जांच होती है। अंत में एक वाक्य कहूंगा, साक्षात्कार ऐसा देके आइए, इंटरव्यू ऐसा देके आइए कि सिलेक्शन कमेटी किसी मजबूरी में आपको सेलेक्ट ना करना हो तो भी वो ये कहे, कुछ भी कहिए साहब, कैंडिडेट तो वही था, चाहे मजबूरी, कोई मजबूरी हो सकती है, आप समझ सकते हैं, हम उसका सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के आगे इस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस बहुत कम थी। यदि एक्सपर्ट ने आपके बारे में, आपकी अनुपस्थिति में यह एक वाक्य कह दिया तो मैं समझता हूं आपको एक बहुत बड़ा गोल्ड मेडल मिल गया। जब भी जाएं, आत्मविश्वास से जाएं, विनम्रता से जाएं। इंटरव्यू क्रैक करने का यह सबसे बड़ा धर्म है। मैं आशा करता हूं युवा पीढ़ी इन टिप्स का फायदा उठाकर इंटरव्यू में बेहतरीन प्रदर्शन कर एक योग्य स्थान ग्रहण करेगी। इसी आशा के साथ आप लोगों से अनुमति चाहूंगा।